अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर थर्मल फिज़िक्स का। और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, कुछ कॉमन सी ऑब्जर्वेशन होंगी जो कि आपने एज इट इज़ समझ लेनी है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो हमने तीन तरह की टाइप्स पढ़ी थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। और तीनों के अलग अलग यूजेस थे और अलग अलग उनका क्राइटेरिया था। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को हीट करना हो बेटा, हमने किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना है, जैसे खाना बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि हम कंडक्शन यूज़ करें रादर कि हम रेडिएशंस यूज़ करें या कन्वेक्शन के मेथड को यूज़ करके अपना खाना गर्म करें या उसको कुक करें। ज़्यादा बेहतर ये है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक ये है कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के चीज़ों को पकाना शुरू कर दें। इज़ इट क्लियर बेटा? तो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी रेडिएशन यूटिलाइज करते हो। लेकिन इन जनरल जो बेटा कंडक्शन है, ये सबसे स्लोएस्ट मेथड है हीट ट्रांसफ़र का। इज़ इट क्लियर? क्योंकि ये सॉलिड में होगा, एटॉमिक वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चीज़ें हीट अप होंगी, तो दैट्स वाई ये एक स्लोएस्ट प्रोसेस है। कन्वेक्शन एक बेहतर प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्शन, लेकिन ये ज़्यादातर किस में होता है? फ्लूइड्स में होता है। और फ्लूइड के साथ साथ ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्शन, और डिपेंड करता है ये किस पे जी? फ्लूइड की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये फ्लूइड में होता है बेटा, और जो कंडक्शन है ये कौन सा प्रोसेस है? ये स्लोएस्ट प्रोसेस है। इज़ इट क्लियर? रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट है और ये किस स्पीड से? ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है और इसको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए होता। तो दैट्स मीन इस टाइम हमारे लिए जो खाना बनाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है बेटा, वो कौन सी टेक्निक है? वो है कंडक्शन है। हम कंडक्शन की मदद से चीज़ों के दरमियान फिज़िकल कांटेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो खाना है वो बड़ी आसानी से हम बना सकेंगे। लेकिन आपने ये बातें भूलनी नहीं है कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट सबसे फास्ट कौन सा है? रेडिएशन, देन कन्वेक्शन, देन आपके पास कंडक्शन आ जाएगा। इसी तरह बेटा जब इन्वर्टर्स यूज़ करके या हीटर यूज़ करके हमें अगर अपने रूम को वार्म करना हो, तो हीटर अमूमन आप देखते हैं कि कहाँ लगाया जाता है? हीटर लगाया जाता है फर्श के ऊपर। दैट्स मीन हॉरिजेंटल पोजीशन पे, हॉरिजेंटल ये जो हमारा फ्लोर है, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं हम हीटर लगाते हैं। ठीक हो गया? बाज़ दफ़ा हमें रीज़न ये नहीं पता, लेकिन इफ़ेक्टिव यही है कि आप इस जगह पे क्या लगाएं? इस जो बेसिकली हीटर है वो आप फर्श के करीब लगाएंगे, और जो एसी है वो कहाँ आप लगाएंगे? वो आप छत के करीब लगाएंगे। ठीक हो गया? ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा हाइट पे लगाएं ताकि ठंडी हवा नीचे आ सके, गर्म ऊपर जा सके, तो एक सर्कुलेशन प्रोसेस चल सके। बहुत ज़्यादा टॉप पे भी नहीं करना चाहिए, बस एक एवरेज सी हाइट हो जिससे जो कन्वेक्शन करंट है वो इस्टेब्लिश हो जाए बेटा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हीटर क्या कर रहा है? ये वार्म एयर प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वार्म एयर लेस डेंस होकर बेटा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ठीक हो गया? और ऊपर सारी की सारी कौन सी गैस इकट्ठी हो जाती है? वार्म एयर गैस इकट्ठी हो जाती है। इज़ इट क्लियर और नॉट? अब नीचे चूँकि स्पेस बनती जा रही है, तो इसकी जगह लेने बाहर विंडो से या जो रूम की ठंडी हवा है वो हीटर की तरफ रश करती है, नीचे वाले पोर्शन को क्या करती है? फिलअप करती है। ये गैस दोबारा से बेटा क्या होती है? गर्म होती है, दोबारा से उठती है, एंड दोबारा सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, और लगातार एक सर्कुलेशन चलता रहता है। हॉट एयर ऊपर जाती है, ठीक हो गया, और इसकी जगह लेने कोल्ड एयर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाती है। सो द कूल एयर, यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल्स नियर टू द रूफ आर डेंस मोर डाउन एंड इन टर्न move down I guess, and in turn it is heated and the moves upward, hence by the movement of heated particle the entire room heats up। तो गर्म हवा वार्म एयर पहले कहाँ जाएगी बेटा? ऊपर जाएगी। उसकी जगह लेने कौन चीज़ नीचे आएगी? कोल्ड एयर, क्योंकि वो हाई डेंस है, उसका वेट ज़्यादा है, ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। उसका वेट ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद सिंक होगी और नीचे आएगी। नीचे अगेन हीटर होगा जो अगेन उसको गर्म करके दोबारा भेजेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपके पास सेम टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता। इसके बाद बेटा एक छोटा सा फिनोमेना है थर्मल इंसुलेशन का, और ये पाकिस्तान वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन आगे एडवांस कंट्रीज़ में ये चीज़ यूटिलाइज होती है। कि अगर आप देखें कि इस केस में ये जो अभी रेडिएशन है बेटा, ये इजीली इंटर हो जाएंगी। ये देखिए, ये रूम के अंदर इंटर हो रही हैं, हमारे हाउसेस में ये जो रेडिएशन है ये इंटर हो रही हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि थर्मल इंसुलेशन के बने होते हैं, और ये हम अपने रूफ़ के साथ अटैच कर देते हैं, सीलिंग के साथ,
जिसकी वजह से जो हीट है ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमारे रूम में इंटर नहीं होती और हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह जाता है। ना हीट बाहर निकलती है ना हीट इंटर होती है। सेम इसी तरह जहाँ पे टेम्परेचर -30 -40 बेटा -20 चल रहा है फॉरेन यूरोप की कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी जो वॉल्स हैं उनके दरमियान यही फिनोमेना किया जाता है। बेस्ट मटेरियल के थर्मल इंसुलेशन लगाई जाती है ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले और बाहर की जो ठंडी हवा है वो इंटर ना हो। तो इनसाइड टेम्परेचर कितना रहता है, यही जैसे हमारा होता है 20 से 30 के दरमियान रहता है, जबकि बाहर टेम्परेचर कितना होता है -40 समथिंग या -30 -20 चल रहा होता है। इज इट क्लियर? तो ये बेटा ये सारी बातें पढ़ लीजिए, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसके अलावा आपको जब पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये भी माइंड में जहन में रखना है कि बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है या ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी है बेटा, ये एट द सेम टाइम तीनों भी हो सकती हैं। कंडक्शन भी चल रही होती है साथ साथ कन्वेक्शन भी और साथ साथ रेडिएशन भी चल रही होती है। रेडिएशंस क्या है? बॉडी से एनर्जीज का बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस करना। इजी हो गया? तो अगर हम एक वुड जलाएं या वुड से कोई खाना बनाएं बेटा, तो सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन और ये मटेरियल जलता है। पहले फ्रंट पोर्शन जलता है, आग बैक साइड आती जाती है और पूरी की पूरी वुड को जला देती है। दैट्स मीन ये कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन प्रोसेस है। सिमिलरली यहाँ पे कोई खाना बन रहा है बेटा, तो ये जो हीट है ये इन कांटेक्ट है किसी मेटालिक चेम्बर के साथ, तो अब जो प्रोसेस हो रहा है बेटा यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। उसके बाद ही कन्वेक्शन होता है बेटा। कन्वेक्शन क्या होता है कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो सराउंडिंग की एयर है ये हो जाती है बेटा लो डेंस हो जाती है। ये लो डेंस होके ऊपर उठती है, तो इसकी जगह लेने साइड से जो कोल्ड एयर है वो इसकी जगह लेने कन्वेक्शन करंट को स्टैब्लिश करके इसकी जगह ले लेते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, वो दोबारा उठते हैं, उसकी जगह और हवा एक्सचेंज हो जाती है। रेडिएशन हीट रेडिएट्स फ्रॉम द फ्लेम्स वार्मिंग सराउंड द ऑब्जेक्ट्स इन द पेपर। तो ये जो फायर है बेटा प्रोड्यूस हो रही है, इससे हर टाइम्स कौन सी रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं? IR इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो क्या हो रही है बेटा? बाहर निकल रही है, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर को वार्म एयर मिल रही है या एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास जिसमें हम रेडिएटर्स इन आकार देखने लगे हैं। और ये रेडिएटर्स क्यों यूज़ होते हैं? आपको पता है कि जब भी आप इंजन्स कंटिन्यूसली बेटा वर्किंग में रहता है तो ऐसा मुमकिन होता है कि जो इंजन है वो बेसिकली अपना जो फ्लो रेट है, अपनी जो वर्किंग है उसकी वजह से वो हद से ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अब जब हीट जनरेट करता है तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि उस हीट को बाहर निकाले, उस हीट को इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट कर दे और दोबारा से इंजन को वर्किंग के काबिल बना दे। तो बेसिकली रेडिएंट का या आपकी जो फ्रिज के पीछे बेटा फ्रीज़र्स के पीछे एक प्रॉपर नेट लगी होती है, अगर आपने कभी देखा हो। इज़ इट क्लियर? तो ये सब चीज़ों का वर्किंग क्या होता है कि इन्होंने वो जो आपका मेन सिस्टम है, जो इंजन या जो मेन मोटर आपकी वर्किंग कर रही है फ्रीज़र के अंदर या डिफरेंट कार्स के अंदर जो इंजन वर्किंग कर रहा है, उसकी हीट को बाहर निकालना है, पुल आउट करना है और सिस्टम को बाहर जो लो रिजर्वायर है उस तक पहुँचा देना है। सो अगेन हम कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे वो सिस्टम हीट प्रोड्यूस कर रहा है या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इन सब कंडीशन में तीनों फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं। सो रेडिएटर बेटा कर क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये इंजन है, ये वर्किंग कर रहे हैं, इससे हॉट एयर बेटा प्रोड्यूस हो रही है। तो हॉट एयर जब प्रोड्यूस होती है तो वो किधर जाती है, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हॉट एयर इस रेडिएंट के अंदर जाती है, रेडिएटर्स के अंदर जाती है। इस रेडिएटर्स के अंदर बड़ी बड़ी मैशिंग होती है, नेट्स लगी होती हैं और आगे फ़ैन भी लगा होता है। और ये जो फ्लूइड है सारा का सारा, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है बेटा, ये सारा का सारा इस रेडिएटर्स के अंदर जाता है। ये स्पाइरल शेप की वायरिंग्स होती है या मैशिंग होती है, उसके अंदर से गुजरता है, एयर एक्सपोज होती है, इसका टेम्परेचर लो होता है, दोबारा पानी ठंडा करके बेटा इस इनलेट के थ्रू दोबारा आपके कार के सिस्टम में इंटर कर दिया जाता है। अब बेटा मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जब ये हीट आता है, ये आती है जो पानी, आती है पानी, वही बात होगी कि जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आते हैं। ओके बेटा, सो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जो हीट सिस्टम के अंदर इंटर हो रही है, ज़रा प्लीज़ जाके रहिएगा। ये जो हीट आ रही है ये चेक करें, ये इन कांटेक्ट होती है रेडिएटर्स के मटेरियल से।
ठीक हो गया। तो वो जो मैशिंग है, वो जो जालियाँ सी लगी हैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट होती है तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सो द फ्लो ऑफ हॉट कूलेंट मतलब वो वाटर जो गर्म होके आ रहा है रेडिएटर्स के पास, हीट्स द मेटल रेडिएटर फैसिलिटेटिंग हीट एक्सचेंज। तो हीट के एक्सचेंज को ये सपोर्ट करता है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये कंडक्शन हो गया। अब दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा, जब उससे हीट बाहर निकलेगी। कभी देखा है वो ये जो बड़ी बड़ी बसेस बेटा आती हैं, डैवो और कोहिस्तान की जो बसेस होती हैं, जो लाहौर और कराची और फैसलाबाद की साइड से आती हैं, इनके कभी अगर आप इंजन के सामने खड़े हो या रेडिएटर्स के सामने खड़े हो तो इतनी तेज़ गर्म हवा को ये बाहर फेंक रहे होते हैं कि वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बंदा तो खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा वो गर्मी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कन्वेक्शन वहीं से है कि जब ये वार्म एयर को बाहर निकालते हैं बेटा, तो वो जो लो डेंस होती है वो ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने कूल एयर दोबारा उस सिस्टम के अंदर इंटर होती जाती है, रेडिएटर्स के अंदर इंटर होती जाती है, जिससे जो हॉट कूलेंट फ्लूइड है वो ठंडा होता रहता है। सो द राइजिंग वार्म एयर क्रिएट्स अ वैक्यूम पुलिंग इन द कूलर एयर ऑप्टिमाइजिंग इंजन कूलिंग। ठीक हो गया। रेडिएशन तो हर बेटा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो मीडियम इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो हीट एमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको आप इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। द रेडिएटर इमिट्स थर्मल एनर्जी असिस्टिंग इन इंजन टेम्परेचर कंट्रोल। तो बस आपको ये 2-3 बातें छोटी छोटी सीखनी थी, कॉमन सेंस की बातें थी बेटा। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ P2 के पास पेपर के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देन उसके बाद फिर हम किसी और चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो बेटा ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और याद रखिएगा कि थर्मल फिज़िक्स सिर्फ लेक्चर समझने से नहीं आएगी, पास पेपर के क्वेश्चन करोगे उसमें नई बातें सीखने को मिलेंगी, नए कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।